Hello dear student, welcome you again in 10th class history period. In today's video, we are just going to study the third part of our chapter number 2 in which we are just going to study Mughal Empire. But before studying the Mughal Empire, we will know what are the terminology used during Delhi Sultanate. We will study some specific words and their meaning. Let's get started. First word is Sultan. What is the meaning of Sultan? देखिए, Sultan was a title which was firstly accepted by Muhammad Ghaznavi. यानी टर्किश रूलर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक टाइटल था सुल्तान। सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो कि पूरे किंगडम की पावर का सेंट्रल पॉइंट कहा जा सकता है। सबसे पहले सुल्तान का टाइटल महमूद गजनवी ने धारण किया था। देखिए, सारी की सारी पावर्स सुल्तान के हाथ में हुआ करती थी। वो चीफ जस्टिस हुआ करता था राज्य में, आप कह सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी हुआ करता था, और साथ में पॉलिटिकल और रिलीजियस कमांडर भी उसे कहा जा सकता है। एब्सोल्यूट टर्म यानी बिल्कुल अगर माने तो रिलीजियस या पॉलिटिकल सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। बस उसे कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति हुआ करता था उलेमा, यानी कि ही वाज कंट्रोल्ड बाय उलेमा। उलेमा का मतलब होता है धार्मिक गुरु। मुस्लिमों के धार्मिक गुरु को उलेमा कहा जाता है। सेकंड बात करते हैं अमीर। तो अमीर को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। तो देखिए, एरिस्टोक्रेट्स कौन होते थे? ये वो व्यक्ति होते थे जो सुल्तान की शक्तियों को प्रभावित करते थे या दरबार में उन्हें एडवाइस करने का काम करते थे। ये दो तरह के हो सकते थे, टर्किश और नॉन टर्किश, दो प्रकार के हो सकते थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश के शासनकाल में वहाँ पर एक ग्रुप हुआ करता था 40 अमीर्स का, यानी 40 एरिस्टोक्रेट्स का एक अमीर का ग्रुप हुआ करता था इल्तुतमिश के शासनकाल में, और इस ग्रुप को कहा जाता था चहलगानी। देखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, चहलगानी क्या है? तो चहलगानी इज अ ग्रुप ऑफ 40 अमीर during the reign of Iltutmish. According to the skills and disqualification of the Amir, their influence continued to increase and decline in the royal court. देखिए, इनके कार्य करने के तरीकों से या अचीवमेंट से, यानी कहीं पर इन्हें युद्ध अभ्यास के लिए भेजा जाता है या छोटे मोटे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है, तब अगर वो इसमें विक्टोरियस होते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती थी, या कई बार इस चीज़ों में वो नाकाम रहते थे, अनसक्सेसफुल रहते थे, तो उनकी जो प्रेस्टीज थी दरबार में, रॉयल कोर्ट में, वो डिक्रीज भी हो जाया करती थी। अब बात करते हैं आगे कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आज के ज़माने में भी देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। उस ज़माने में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, यानी कि राजा को सलाह देने के लिए विशेष जो मंत्री हुआ करते थे उसे हम कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैट वाज कॉल्ड मजलिस ए खलवत, मजलिस आ खलवत। उस ज़माने में उसे कहा जाता था मजलिस आ खलवत। देखिए, टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो आपको बहुत ही सावधानी से इन्हें याद करते हुए चलना है। देखिए, इस मजलिस ए खलवत विच वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैड 4 कंपोनेंट। इसमें 4 कंपोनेंट हुआ करते थे। वजीर, देखिए वजीर आज के समय प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता है। आरिज़ ममालिक, दीवान इंसा एंड दीवान रिसालत। तो आपको हूबहू इसे याद करना है। दीवान, दो तो दीवान है, दीवान इंसा एंड दीवान रिसालत, और एक है वजीर और एक है आरिज़ आ ममालिक। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं। ये तो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंपोनेंट। अब बात करते हैं जो वजीर का ऑफिस था, यानी कि पीएमओ, जिसे आज कहते हैं वजीर का जो कार्यालय होता है, यानी कि पीएमओ, दीवान वजारत उसे कहा जाता था। दिस कैन बी रिगार्डेड एज द फाइनेंस डिपार्टमेंट। उस समय जो वजीर यानी कि जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसका जो विशेष उसे ध्यान रखना पड़ता था वो था फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये जो हेड हुआ करता था वजीर, उस डिपार्टमेंट को दीवान वजारत कहा जाता था। और बात करें इसमें दीवान वजारत में कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जैसे कि मुस्तफ़ी। तो मुस्तफ़ी मतलब चीफ ऑडिटर। फिर आते हैं खजाइन यानी ट्रेजरर, उसके बाद में आते हैं मजमादार यानी अकाउंटेंट। ये जो 3 ऑफिसर्स थे ये दीवान वजारत के मुख्य ऑफिसर्स कहे जा सकते थे। अगली बात करते हैं कि देखिए, कुछ राजाओं ने, कुछ सम्राट ने अलग अलग नए डिपार्टमेंट भी बनाए थे, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था, यानी जलालुद्दीन खिलजी जो था
फादर इन लॉ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने दीवाने वाकुफ बनाया था, एक नया डिपार्टमेंट, है ना। और इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने नया डिपार्टमेंट बनाया दीवाने मुस्तखराज। तो और इसी के साथ में मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करें तो उन्होंने बनाया था दीवाने अमीर कोही। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था दीवाने अमीर कोही जो कि एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता था। ही यूज्ड टू बी द कमांडर ऑफ द आर्मी। और देखिए वो जो था मोहम्मद तुगलक, वो कमांडर ऑफ आर्मी भी हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि आजकल भारत में राष्ट्रपति जो है कमांडर भी कहलाता तीनों सेनाओं का, इसी तरह से वो हुआ करता था। दीवाने इंसा, ठीक है, दीवाने इंसा जो था वो रॉयल पोस्टल सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल एक अधिकारी हुआ करता था। द फंक्शन ऑफ दीवाने रियासत वाज लाइक दैट ऑफ ए फॉरेन मिनिस्टर। दीवाने रियासत जो एक नई चीज़ है, दीवाने इंसा यहाँ पर खत्म हो गया। द फंक्शन ऑफ दीवाने रियासत वाज लाइक द फॉरेन मिनिस्टर, यानी विदेश मंत्री को कहते थे दीवाने रियासत, ठीक है। दीवाने रियासत का मतलब है विदेश मंत्री। इस तरह से सदर जो था वो कहलाता हेड ऑफ द रिलीजन डिपार्टमेंट, धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा मंत्री कह सकते हैं। दिस हैड ए सेपरेट ट्रेजरी, इसके बाद अलग खजाना, यानी कि देखिए धार्मिक टैक्स वगैरह भी अलग हुआ करते थे और टैक्स अलग खजाने में जमा होते थे। विच द मनी विच द डिराइव्ड फ्रॉम द जकात, देखिए जकात क्या था, एक धार्मिक टैक्स था। काजी उल कुजात, ठीक, काजी उल कुजात वाज द जुडिशियल डिपार्टमेंट, एक जुडिशियल, काजी के जुडिशियल डिपार्टमेंट से जोड़ा जा सकता है काजी। तो इसी तरह से बरीद आ मुमालिक वाज द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर वर 6 एम्प्लॉइज टू हैंडल द कोर्ट एंड द प्लेस रिलेटेड मैटर, ठीक है। महल और कोर्ट से रिलेटेड मैटर के लिए 6 एम्प्लॉय होते थे। देवर वकीर दर बरबक, अमीर हजीब, अमीर शिखर, अमीर मजलिस, सदर ए जहादार। The Sultanate period can be considered as relatively military and religious polity, and booty यानी युद्ध में लूटा गया धन, which was derived at the war time was called खम्स, जिसे खम्स कहा जाता था। Provincial administration resembled to the central administration system। देखिए प्रोविंशियल जो प्रोविंस मतलब जो राज्य, प्रोविंस यानी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता था। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो चल रहा था वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में ही मतलब मुख्य रूप से डिवाइडेड था। कहने मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो इस तरह से ही चलता था, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में राज्य को कई प्रोविंशियल में बांट दिया जाता था। तो एक तरह से होता सेंट्रल डिपार्टमेंट था, बट ड्यूल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हुआ करती था। हेड ऑफ द प्रोविंस वर कॉल्ड वली, तो जो हेड थे प्रोविंस को उन्हें वली या नाजिम कहा जाता था। The provincial head were appointed by the Sultan. Sheikh used to be the revenue officer of the district. डिस्ट्रिक्ट में 7 जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, राजस्व के अधिकारी, उसे शेख कहा जाता था। तो इस तरह से ये सभी टर्मिनोलॉजी उस समय दिल्ली सल्तनत में काम में आती थी। अब बात करते हैं इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड स्टार्ट होता है 1526 से, यानी कि बाबर के भारत आने से लेकर और 1757 तक, ठीक है, यानी क्रांति तक। चलिए बात करते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया 1526। बाबर ने अपना पूरा एम्पायर स्टार्ट किया 1526 में आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, जिसके बारे में हम लोदी डायनेस्टी में बात कर चुके हैं। तो इब्राहिम लोदी के चाचा ने ही इसे बुलाया था, दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। ही वाज, देखिए टर्किश मुस्लिम था, जो तैमूर लंग जो था उसका डिस्केंडेंट, यानी कि उन्हीं का वंशज था, अलोंग विद द कनेक्शन विद द चुगताई टर्किश क्लान। तो ये टर्किश क्लान का मतलब यहाँ पर वंश से है, चुगताई नामक वंश से रिलेट करने वाला व्यक्ति था ये बाबर। ही वाज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्लान ऑफ मंगोलियन कमांडर इन द चीफ चंगेज खान। देखिए तो चंगेज खान यानी कि चंगेज खान भी जिसे कहा जाता है, मदर वाज चंगेज खान डिस्केंडेंट। देखिए उसके पिताजी जो थे वो तो तैमूर क्लान से आते थे, यानी तैमूर लंग के खानदान से थे, जबकि उनकी माता जो थी बाबर की वो चंगेज खान के वंश से आती थी। लेकिन देखिए हर बच्चा जो है अपने आप को अपने पिताजी के वंश से रिलेट करता है, लेकिन मुगल लोग जो थे अपने आप को अपने माताजी यानी अपने मामा के खानदान की ओर से पेश करते थे।
या रिलेट करते थे। क्यों? क्योंकि देखिए उनके पिताजी का संबंध था तैमूर लंग से, और तैमूर जो था एक कुख्यात अपराधी की तरह था उस जमाने में, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों तक की हत्या कर दिया करता था। हालांकि चंगेज खान भी कम क्रूर नहीं था, लेकिन अगर कंपेयर करें तैमूर से तो चंगेज खान वाज बेटर देन तैमूर। तो इस तरह से देखिए ये बातें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को चंगेज खान से रिलेट करते थे। इनिशियली आफ्टर द फादर्स डेथ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ascended द थ्रोन ऑफ फरगना। तो वो राजा बना कहाँ का? फरगना का। तो आपको याद रखना है बाबर कहाँ का राजा था? फरगना। तो उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। हुआ द फर्स्ट तैमूर क्लान रूलर टू गेन द टाइटल इन द खानवा 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। देखिए खानवा कहाँ पर है? 40 किलोमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। तो आपको याद होना भी चाहिए कि खानवा एक प्लेस है कहाँ पर? नियर आगरा। अब बैटल टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन मार्च 1527। बाबर फॉर दिस बैटल यूजिंग द तुलगमा स्ट्रेटजी। देखिए तुलगमा नीति या तुलगमा पॉलिसी क्या चीज़ है? ठीक है, तुलगमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है या युद्ध लड़ने का एक ऐसा तरीका है जिसमें जो किंग होता है वो सब पीछे रहता है, आगे उसके आगे सेना का एक ग्रुप रहता है, एक सेना का ग्रुप साइड में लेफ्ट में और एक राइट में होता है, जबकि एक छोटे सी सेना की टुकड़ी पीछे भी रिजर्व में रखी जाती है। तो देखिए सबसे पहले ये आगे वाली सेना वॉर करती है, बैटल स्टार्ट करती है। उसके बाद में एक सेना जो साइड से होती है वो पीछे जाकर घेरती है दुश्मन सेना को। और जब ये जो सेना जो एक रिजर्व में होती है तो बिल्कुल ही स्थिति खराब होती है, दुश्मन जो है बहुत हावी हो जाते थे, तब इस रिजर्व सेना का उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से दुश्मनों को सब तरफ से घेर लिया जाता था। ये एक तुलगमा पद्धति जिसको बाबर ने अपनाया और बहुत सफल भी हुआ। तो इस तरह से पॉलिसीज को उसने अपनाया, जिसको भी तुलगमा स्ट्रेटजी कहते हैं। गिव द स्लोगन ऑफ जिहाद। इसने देखिए जिहाद का स्लोगन भी दिया। जिहाद यानी होता है देखिए मुस्लिम धर्म युद्ध कह सकते हैं आप इसे। जिहाद वो एक युद्ध है जिसमें जो धर्म को न मानने वाले व्यक्ति को हराने के लिए ये युद्ध किया जाता है। दरअसल जब बाबर भारत आया और लोदी से इन्होंने जब युद्ध जीता, उसके बाद डिसाइड किया कि राणा सांगा से भी युद्ध किया जाए। लेकिन उस युद्ध में जो बाबर की सेना थी उन्होंने मना कर दिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे और हम वापस फरगना चलेंगे। लेकिन बाबर ने ट्रिक लगाते हुए सभी सैनिकों को यह बताया कि जो युद्ध है ये नॉर्मल युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है, जिहाद है। तो इसलिए लोगों को इस तरह से भड़काया, सैनिकों को भड़काकर और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। बाबर फॉर दिस बैटल यूजिंग तुलगमा स्ट्रेटजी एंड गिव द स्लोगन ऑफ जिहाद। आफ्टर स्टैंडिंग विक्टोरियस बाबर गेन द टाइटल ऑफ गाजी। तो देखिए बाबर ने इस युद्ध के बाद में गाजी नामक टाइटल भी ग्रहण किया। गाजी कहते हैं धर्म विरुद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनके विरुद्ध जो लड़ने वाला योद्धा होता है उसे गाजी कहा जाता है। इन 1528 बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। देखिए इस युद्ध में जो कि बाबर ने लड़ा राणा सांगा के खिलाफ, इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। तो मेदिनी राय ऑफ चंदेरी के खिलाफ भी बाबर ने बदला लेने के लिए युद्ध लड़ा। 1529 बाबर डिफीटेड द अफगान इन द बैटल ऑफ घाघरा and Babar died on 26 December 1530. He was buried in the Rambagh, Agra on the bank of river Yamuna. Later he was buried in Kabul. According to his wish, Babar had composed a book named Babarnama और तुजुका बावरी। तो बाबर ने अपनी बुक भी लिखी है जिसे कहते हैं तुजुक बावरी। In Turkish language, this book is written in the Turkish language. This book is a record of his daily life. If you want to know about Babar, so you should read this book. Later, Abdul Rahim Khan translated this book into Persian language. So this book is available in the two languages, Turkish and Persian. अब आपको याद रखना है बाबर की जो टॉम है वो कहाँ पर है। तो बाबर की टॉम सबसे पहले थी आगरा, देन आफ्टर दैट इट वाज शिफ्टेड टू काबुल। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी सेफ एट योर होम। गुड बाय।